हेलो एवरीवन। तो आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो जैसा कि हमारा प्री एग्ज़ाम हो गया है और प्री एग्ज़ाम होने के साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं। तो जनरली आप वो सभी प्रॉब्लम्स आप सभी तो जानते ही होंगे, तो उनके बारे में डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा बनता नहीं। अब हमारे पास क्या है कि दो ऑप्शन हैं। एक तो कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके लिए यूट्यूब पे वीडियो देखते रहें, और दूसरा है कि भाई जो भी कुछ हो माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड ये मान के चलना है कि एसएससी एग्ज़ाम्स करवाएंगे। इस बात को आपको मान के चलना है, चाहे वो अब करवाए या 2 महीने बाद करवाए या 1 साल बाद करवाए। ये तो फिक्स है कि एग्ज़ाम करवाएगी। तो एग्ज़ाम जब वो करवाएगी उसके लिए हम लोग किस तरीके से अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए। हालांकि मैंने सोचा था कि मेंस की स्ट्रैटेजी आज से 6-7 दिन पहले ही मैं ले आऊँगा, बट उसके बाद बहुत सारे ड्रामे हुए एसएससी के, सबको पता है। तो मेरा ना एक मन सा नहीं बन रहा था, और मैं ये सोच भी रहा था कि मैं स्ट्रैटेजी ना लाऊँ, क्योंकि एक्चुअली में पता है क्या है कि मैंने बहुत रिसर्च करके ये सब बनाया है। बट एसएससी का जिस तरीके का टेम्परमेंट है, तो एक कॉन्फिडेंस जो आना होता है वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर फ़िलहाल में नहीं है कि किस तरीके से मैं कह सकूँ। बट फिर भी जो स्ट्रैटेजी मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसमें मैं ना 1% का कोई भी झूठ बोलूँगा, ना ही मैं कोई 1% का ऐसी बात बोलूँगा जो प्रैक्टिकल ना हो। तो जो मैं खुद के लिए अपनी स्ट्रैटेजी अपना रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताऊँगा। एक्चुअली में हमारा जो मेंस का प्रिपरेशन होगा, इसमें क्या होगा कि टारगेट हमारा फिक्स है कि हाँ, हमें मेंस को क्वालिफाई, मेंस को निकालना है और हम एक अच्छी जॉब को सिक्योर कर सके, ये है। और पाथ भी हमारा एक होगा, बट इस पाथ के अंदर में बहुत सारे स्टेजेस होंगे। अभी वो स्टेजेस क्या हैं कि अभी के दौर पे दो तरह की बातें चल रही है कि हम क्या करें कि या तो फ्री में प्रिपेयर करें या पेड लें। तो इस चीज़ को भी मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ। ये स्ट्रेटजी बिल्कुल ऐसी है कि आप लोगों के मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हर एक बात को लेकर। अब ये बात करते हैं किनको पेड कोर्स लेना चाहिए। जो पहली बार मेंस देंगे उनको पेड कोर्स लेना चाहिए, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। और किन 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 टीचर से करना चाहिए वो आप खुद में ही देख लो। और जिनका ना ये सेकेंड अटैम्प्ट है या रिपीटर्स हैं बट उन्होंने अभी तक अच्छे से 80% सिलेबस कभी नहीं किया था, उनको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पेड कोर्स ले लो। चाहे आप डायरेक्ट बाय कर लो या काली शक्तियों का इस्तेमाल करो। समझ रहे हो मैं किन काली शक्तियों की बात कर रहा हूँ, किस ग्राम की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो। तो वैसे करके आप वो खरीद सकते हो, मस्त बिंदास खरीदो यार। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर्स अपने प्रॉफिट को साइड करके तुम्हारे प्रॉफिट के बारे में सोचता हो। मुझे तो फ़िलहाल ऐसे कोई टीचर्स नहीं मिले। सभी अपना एजेंडा लेके ही चलते हैं कि कोई ना कोई मोटिव लेके ही चलते हैं, और उसके बाद पहला प्रॉफिट खुद का देखते हैं, बाद में बच जाता है तो स्टूडेंट का सोचते हैं। बहुत हार्ड्स है बट ये सच है, समझ में आएगा धीरे धीरे आपको। खैर, तो आपको कोई भी वीडियो ले लेना है, चाहे आप नॉर्मल लो या काली शक्ति का इस्तेमाल करके लो, अगर आपने कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, चाहे आप रिपीटर्स हो या आपने पहली बार मेंस दे रहे हो। अब इन दो चीज़ों की वजह से बिल्कुल भी नहीं लेना है पेड कोर्स। एक कि कंसिस्टेंसी के लिए आप पेड कोर्स ले रहे हो, भाई छोड़ दो एसएससी। अगर आपको कंसिस्टेंसी बनाने के लिए कोर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, पेड कोर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। फोमो में आप आ जा रहे हो, आप इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो कि अरे यार मैं ये कोर्स नहीं लूँगा तो मेरा नहीं निकलेगा, छोड़ दो। इतने हल्के दिमाग वाले की ज़रूरत नहीं है। एसएससी में इतने हल्के दिमाग वालों की ज़रूरत नहीं है। आप एक डिप्लोमेट बनोगे, मुझे नहीं लगता है कि आप गवर्नमेंट के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। और ये दोनों चीज़ की वजह से आप कोई कोर्स ले रहे हो तो आप एसएससी ही छोड़ दो, फालतू में ये करके कोई फ़ायदा है नहीं। अब आते हैं कि क्या फ्री कोर्स करके या सेम वाला कंटेंट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। शिद्दत से ढूंढो। जिस तरीके से हमारे मेंस के पेड में कोई भी कोर्स है उसमें आपको ये लेक्चर की वीडियो मिलती है, पीडीएफ मिलती है, ढूंढ के तो देखो, सारे वीडियो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल फ्री। और इनसे कहीं ना कहीं नेक टू नेक ही होगा, 1% ज़्यादा अच्छा ही हो सकता है, ख़राब नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर है, सहूलियत के ऊपर है कि आप पेड कोर्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। मैंने ये चीज़ क्लियर कर दिया। जनरली मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने प्री अच्छे से अटैम्प्ट किया है,
और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप मेंस दे दोगे और उसके बाद ही आप ये वीडियो देख रहे हो। तो मैं एज अ उसी चीज़ को बेस मानते हुए मैं अपनी सारी बातें बताऊंगा। मैं कोई भी सोर्स आगे में नहीं बताऊंगा कहाँ से आपको करना है। अगर मुझे उसके लिए वीडियो बनानी होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फुल्ली हमारे माइंडसेट पे ये वीडियो डिवोटेड है कि आपको उसी के बारे में बताइए किस तरीके का माइंडसेट रखना है पूरे प्रिपरेशन में। तो अब यहाँ पे देखो कि एक्चुअली में हमारे प्लान में क्या क्या है। पहला कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, हमें किस तरीके से सोचना चाहिए। मेरा चैनल बनाने का मोटिव भी यही था कि मैं आप लोगों के सफ़र का साथी बनूँ, इसीलिए चैनल का नाम एसएससी का सफ़र है कि ये जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकूँ। दूसरा क्या है कि सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, वो भी रेलिवेंट तरीके से। अब जैसे क्या है कि हमारा वेंडर चेंज हुआ, बहुत सारे इनरेलिवेंट कंटेंट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसको करना अभी के लिए आपको मज़ा तो आएगा कि हाँ हार्ड कॉन्सेप्ट कर रहे हो, बट एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं होगा। तो ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना रेलिवेंट पढ़ रहे हो। तीसरा क्या कि आपने भले ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बट ये थर्ड स्टेप अगर आप छोड़ देते हो, आप रिवीजन अच्छे से नहीं करते हो या आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हो, किस काम का। एक बात बताओ, आपको ना आपने 10 बुक ख़त्म कर दी, बट उस बुक में जितने भी नॉलेज थे वो लेके आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे गए ही नहीं, तो क्या बुक पढ़ने के लिए सेलेक्ट करेगा आपको? नहीं, आप जिस तरीके से परफॉर्म करोगे उसके लिए आपको सेलेक्ट करेगा। तो ये है कि आप कितना भी पढ़ते हो तो उसको रिवीजन और प्रैक्टिस में रखना है कि अगर मैंने 70% कोई भी कंटेंट पढ़ा है तो मैं इस 70% का जाके 72% एग्ज़ाम में कर पाऊँ, ना कि 70% का सिर्फ 10% ही कर पाऊँ। तो जो भी पढ़ना है ऐसे पढ़ना है कि अपना बना लेना है, ठीक है। दूसरा, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम्स आपको समझना है कि एक्चुअली में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इस बात पे मैं आपको चर्चा करता हूँ। देखो अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो इमोशनली किसी और पे डिपेंडेंट होंगे। अब आप इमोशनली किसी और पे डिपेंडेंट है, आपका मन नहीं लगता है या आपको पढ़ने में बोरियत फील होता है, तो आप किसी और को कॉल कर देते हो या कोई और चीज़ कर देते हो। अगर इस तरीके का आप करोगे ना अभी के आगे के पीरियड में, तो यही करते रह जाओगे ज़िंदगी भर, उसके आगे कुछ नहीं होगा। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, चाहे वो इमोशनली हो या किसी भी चीज़ से हो। तो सबसे पहले तो आपको माइंडसेट के लिए भी ना खुद पे डिपेंडेंट होना है। किसी और पे कोई कॉल करे या किसी से मेरी बात हो जाए या किसी ने कुछ बोल दिया, इस तरीके से अपने आप को अफेक्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत प्रीसियस टाइम है। दुनिया का हर एक चीज़ चलता ही रहेगा, बट ये टाइम बीत जाएगा। तो इस बात को आपको समझना होगा। लक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर आप जिस भगवान को मांगते हो उसको थोड़ा ज़्यादा मांग लो, क्या पता। लक फैक्टर में क्या ही बोलो, बस हम लोग भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। अब एक एक करके ना मैं सबको डिस्कस सभी टॉपिक पे मैं अच्छे से बात करता हूँ। देखो अगर मैं माइंडसेट की बात करूँ, मैंने जितने भी टॉपर्स हैं या जितने भी मेरे मित्र हैं जो सिलेक्शन पा चुके हैं, उन्हें मैंने एक चीज़ देखा है कि वो उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, वो उस बात को डिज़र्व कर, उनका माइंडसेट, उनका एटीट्यूड ही वैसा है। अगर आप टॉप करना चाह रहे हो तो आपका एटीट्यूड भी तो टॉपर वाला होना चाहिए। एग्जाम्पल, आपने मॉक में कोई क्वेश्चन को बनाया और आपने तुक्के से सही कर दिया, क्या ये टॉपर का एटीट्यूड है? आपसे मैं पूछता हूँ, क्या ये टॉपर का एटीट्यूड है? तो आपका अंदर का दिल कहेगा नहीं भैया, ये टॉपर के लिए टॉपर का माइंडसेट नहीं है। अगर मुझे टॉप करना है तो ये कॉन्सेप्ट भले ही मैंने मॉक में तुक्के मार के सही कर दिया हूँ, बट ये कॉन्सेप्ट मुझे आना चाहिए अगर ये रेलेवेंट है एग्ज़ाम में। ये बात सोच के आपको प्रिपरेशन करना। जैसे आपने मेंस का मॉक दिया, उसमें कोई ऐसा टॉपिक आ गया कि जैसे स्टैटिस्टिक का कोई क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आपने तभी तुक्के से अंदाजे से तो सही बना दिया, बट आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता था। तो आपको टॉपर की तरह सोचना है कि नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मुझे पहले इसका कॉन्सेप्ट पता करना, अगर ये रेलेवेंट है तो ये मुझे आना चाहिए, ताकि क्वेश्चन में किसी भी तरह से घुमा फिरा के मुझसे पूछे तो वो मुझसे बन जाए। दूसरा क्या कि अगर आप 5 घंटे पढ़ सकते हो, आपका बॉडी अलाउ कर रहा है कि मैं 5 घंटे पढ़ सकता हूँ, 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो आप उससे 10% ज़्यादा करोगे। 5 घंटे पढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे, 5 घंटे में कितने टाइम मिनट्स होते हैं? 300 मिनट, तो उसका 10% 30 मिनट, मतलब आप 5.5 घंटे पढ़ोगे। अगर आपका बॉडी अलाउ कर रहा है कि 7 घंटे पढ़ने का, तो आप उसका 10% ज़्यादा पढ़ोगे। मतलब क्या कहने का है कि जब भी लगे कि अब मैं थक गया हूँ, अब मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, उसके अलावा आधा घंटा पढ़ो। इतना रोज़ करना है। पढ़ने बैठे 4-5 घंटे पढ़े, अब बॉडी जवाब दे रहा है कि नहीं मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो बॉडी को बोलो कि हाँ आधे घंटे के बाद मैं जाऊँगा,
तुरंत बात नहीं मान लेना। इससे क्या होगा कि आपके जो अंदर का विल पावर है वो स्ट्रांग होता जाएगा। अरे यार, ये तो मेरी बातों पे जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, ये ना मुझसे फाइट कर रहा है, जिसकी वजह से अंदर आपकी एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा ज़्यादा मेहनत करने की। आपने वो बहुत सुनी होगी ना कि अगर मैं आपको ज़ोर से मुट्ठी दबाने के लिए बोलूँ, अभी मैं बोलता हूँ कि आप मैक्सिमम दबा के रखो, तो आप दबाओगे। फिर मैं बोलता हूँ कि चलो और ज़ोर से दबाओ, तो फिर आप एफ़र्ट लगाने लगोगे उसको ज़ोर से दबाने के लिए। मतलब क्या, पहले बार भी मैंने बोला था कि आपको जितना एफ़र्ट लगाना है लगा दो, तब भी आपने उतने ही ज़ोर से दबाया था। दूसरे बार जब मैं बोला, फिर आपने एफ़र्ट लगाया। सेम उसमें है, जब भी हम लेबर करते हैं तो बॉडी का एक जो पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल लगता है कि नहीं अब हम नहीं पढ़ सकते हैं, मेरी बात मानो, उसके बाद भी हम कम से कम आधे घंटे 1 घंटे अगर जब से पढ़ने का आदत लगा देंगे ना, तो हमारे बॉडी का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो ये है कि हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जितना भी लगे कि मैं अब थक जाऊँगा, उससे 10% एक्स्ट्रा करना है आपको। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो। अगर मैं समझा पाया तो मुझे लगेगा मेरा वीडियो ये कारगर हो गया। हमारा टारगेट एक है कि अच्छे से पोस्ट में ज्वाइनिंग लेना है, तो उसका पाथ भी एक होना चाहिए। मतलब क्या पाथ एक, मतलब क्या, अगर आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हो, एक सिलेबस फॉलो कर रहे हो, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो, तो वो सिर्फ एक ही होना चाहिए फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट स्टेज में। बट आपके मल्टीपल स्टेजेस हो सकते हैं प्रिपरेशन के। ये नहीं कि पूरा का पूरा ही बदल दिए। पहले पढ़ रहे थे लूसेंट से, अरे यार इसका 2 चैप्टर पढ़ा समझ नहीं आया, कोई दूसरा PDF उठा लिए, वो नहीं करना है। आपके स्टेजेस आ सकते हैं कि चलो ये एक कंप्लीट हो गया, अब दूसरे स्टेज पे उसको कंप्लीट करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि आधा पढ़ा आधा उसको निकाल दिया। स्टार्ट करते ही सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे स्टेज की बात करते हैं, अपने वीक सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे मॉक दोगे, मॉक देते ही पता चल, मैं आगे बताऊंगा कि आपके ये चैप्टर्स वीक हैं, सबसे पहले आपको उसको कवर करना है। दूसरा क्या, आपका जितना पोटेंशियल है ना, जैसे मॉक देते ही लगता है कि अगर मेरे 310 आए, बट पता चलता है कि यार इसमें मैंने ना 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे गलत नहीं होने चाहिए थे, पर मैंने वो गलत कर दिए। मतलब क्या, अगर मैं ये सारे गलत हो गए थे तो मेरे इसके 4 मार्क्स बढ़ेंगे, मतलब 16 मार्क्स में और ला सकता था। मतलब मेरे पोटेंशियल कितनी हो गई, 326 मार्क्स, इतना मेरा पोटेंशियल है, और मैं ला कितना रहा हूँ, 310। तो सबसे पहला टास्क ये है कि मेरा जितना पोटेंशियल है मैं उसको अचीव करूँ। मीन्स क्या, कोई सिली मिस्टेक ना हो, कोई फार्मूला नहीं भूला हुआ हो, ये सबसे पहला काम। फर्स्ट और सेकेंड जैसे ही करोगे आपका परसेंटाइल 90% के आसपास आ जाएगा। बट 90% से 95% जाना है ना, तो खुद से फाइट करना होगा। खुद से फाइट करने का मतलब क्या, कि आपको पता है कि मेरे माइंड का पोटेंशियल इतना ही था, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपने मन से फाइट करना है कि नहीं मैं इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, तब जाके आपका परसेंटाइल 95 to 100 परसेंटाइल हो पाएगा। जो बहुत सीरियस कैंडिडेट होंगे वो मेरे इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक टाइम के बाद मॉक का स्कोर नहीं बढ़ता है, तो वहाँ पे वो ना लैग करने लगते हैं, वीडियो ढूंढने लगते हैं। नहीं, आपको अपने पोटेंशियल को तो बना के रखना ही है, साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि अब मैं आगे किस तरीके से नया स्कोर गेन कर सकता हूँ, कौन सा ऐसा टॉपिक पर हूँ जो मेरे अब आगे के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो ये 3 स्टेज आपके प्रिपरेशन के ड्यूरेशन पे रहेंगे। पर पाथ भाई मैं फिर बोलता हूँ सेम रहेगा, वो चेंज मत करना कि अभी मैं भूतेश सर को फॉलो कर रहा हूँ या किसी भी सर को फॉलो कर रहा हूँ, आगे जाके मैंने गगन सर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। डिसाइड कर लो, अभी का टाइम है, 2-3 दिन टाइम लो, डिसाइड करो, एक पाथ चुनो, उसमें मल्टीपल स्टेजेस होंगे। अब हाँ, इसको तो मैंने बता ही दिया कि आपका वीडियो जो होगा वो सेम होगा, कोई भी वीडियो हो सकता है, मैं भी कोई भी सोर्स नहीं बताऊंगा, मैं बस बता रहा हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होगी। प्योर स्ट्रैटेजी वीडियो है ये। PDF आप जो भी यूज़ करो तो उसको एक ही PDF करो, और उसमें कोई क्वेश्चन का वो गलत वो सही हो तो पहले तो मैं बोल रहा हूँ प्रिंट आउट निकलवा लो। बट ठीक है, अगर आप PDF से भी कर रहे हो तो उसमें स्टार मार्क लगा दो, अगर आपने एक बार क्वेश्चन बनाया और आपको वो अच्छा लगा तो दोबारा उसी PDF से कराना, कि फिर तीसरा PDF डाउनलोड कर लो। बुक भी सेम रखना है, टीचर भी सेम रखना है। अब अपने स्टेज के ड्यूरेशन में ना चीज़ों को नया ऐड करना है, ना कि चेंज करना है। गलती क्या होती है कि लोग इसी में कर देते हैं। पहले उन्होंने ना स्टैटिस्टिक, जैसे एग्जांपल आभास सर से पढ़ा, अब उन्होंने आभास सर से जो पढ़ा उस टाइम पे उनको स्टैटिस्टिक सही लगा, बट कोई मॉक का नया क्वेश्चन आ गया तो उनको लगा अरे यार ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, तो फिर वो नए वीडियो के तलाश में ढूंढने लगते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मैंने जो आभास सर से पढ़ा, क्या इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही इसको बनाया जा सकता है। अगर बनाया जा सकता है या कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है, NCERT के क्वेश्चन देख लिए या कोई क्विज़ेज लगा दिए, तो मैं क्यों नए टीचर के पास जाऊँ जो नए मेथड से बताए। मतलब क्या कि इतनी आसानी से अपने टीचर को चेंज मत करो। हाँ, अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि सर ने पूरा वीडियो बनाया, मैंने उस वीडियो को 3-4 बार कर लिया, बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है,
तब आप न्यू वीडियो ऐड कर सकते हो, चेंज नहीं करना है, अपने ही नोट्स में ऐड करना है। अब एक बात है, अब बात करते हैं कि हमारे प्रिपरेशन के दौर पे शुरुआत कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप टीयर 2 के जितने भी PYQ है उसे लगाओगे। कौन कौन से? 2022 में 3 शिफ्ट हुआ था उसे लगाना है, 23 के 1 शिफ्ट को लगाना है और 24 के 2 शिफ्ट को लगाना है। साथ ही CHSL के भी शिफ्ट लगाना है। ये तो आपको लगाना ही स्टार्टिंग के ड्यूरेशन में। स्टार्टिंग ड्यूरेशन में मैं आपको पेड मॉक देने नहीं बोलूँगा, पहले आप इसे कंप्लीट करो 10 दिन में। इससे क्या होगा, आपके हर बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि मेंस का पैटर्न कैसा है। तो ये करना है, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर का रेलेवेंसी ख़त्म हो गया है, वो बनाएगा अभी तो अपने प्रीवियस ईयर को भी लेके ही ना बनाएगा। अब जब आपको न्यू मॉक पे आना है तो न्यू मॉक पे आपको 2 तरीके से मॉक मिलेंगे। एक तो मिलेगा फुल जो देना है और दूसरा क्या होगा, सेक्शनल जो देना है। फुल के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक लाइव का, एक पेड का। लाइव तो जब जनरली सब फ्री रखते हैं तो उसमें मुझे सबसे रिलेवेंट RBE लगता है, फिर प्रोमॉक्स लगता है और उसके बाद ऑलिव बोर्ड लगता है। लाइव के लिए मैं बता रहा हूँ। और पेड के लिए मैं ऑलिव बोर्ड को बोलूँगा क्योंकि ऑलिव बोर्ड में बहुत सारे नंबर्स ऑफ मॉक्स ज़्यादा हैं। टेक्स्ट बुक तो सबके पास ही होता है। और RBE मैं प्रो मॉक पैड वाला लेने के लिए बिल्कुल भी मैं मना कर रहा हूँ, नहीं लेना है। मैं बोल रहा हूँ उसका सिर्फ फ्री वाले मॉक्स देने हैं, पेड वाले मॉक्स नहीं देने हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। पेड वाला वो नहीं लेना है। उसके बाद सेक्शनल अगर किसी को देना है तो इसके 2 सोर्स हैं, एक क्या है फ्री है और एक पेड है। फ्री से भी काम चला जाएगा। जो टेस्ट रैंकिंग है ना उस पर आप जाओगे टीयर 2 के, आपको फ्री मॉक्स 20 मॉक्स मिल जाएंगे। किसके? मैथ्स के और रीजनिंग के, जिसका सेक्शनल में लगाने का इंपॉर्टेंस रहता है। पेड में जाओगे तो एक पिनेकल का है और ये पिनेकल ना नए पैटर्न पे इसने दिया है। और मैं बताऊंगा कि पिनेकल कब लेना है। ये इसको कंप्लीट करने के बाद ही सोचना कि पिनेकल का मॉक लेना है। और अगर पिनेकल का मॉक लेना हो ना, अगर लेना हो तो आप SKS10 लगा देना। हालांकि मुझे आज से 10 महीने पहले ही इसके प्रमोशन का आया था, पर मैंने यूज़ नहीं किया था ना, तो मैं बिना कोई यूज़ किए हुए मैं किसी का सजेस्ट नहीं करता हूँ। तो मैंने यूज़ किया, इसका मुझे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस के लिए रेलिवेंट लगा। अगर लेना हो तो लगा देना, वरना कोई मैंडेटरी नहीं लगाना ही है। बिल्कुल नहीं, 1% भी मैंडेटरी नहीं है कि ये कोड लगाना है आपको नहीं। और लेना, मैं पहले बताऊँ, लेना ही इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आपके इधर से ही हो जा रहे हैं तो। और टेक्स्ट बुक पे भी अवेलेबल है तो वो लेना ही ज़रूरी नहीं। अगर आपको लेने का मन हो तब आप इसको कंसीडर कर सकते हो बाकायदा, और कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 महीने पहले ही मेरे पास आया था ये कोड वगैरह, मैं सजेस्ट नहीं करता था। खैर, उसके बाद क्या है कि मैथ्स और रीजनिंग का क्या रहेगा हमारा स्ट्रेटजी। सबसे पहले क्या करना है, आपको सेक्शनल मॉक देने हैं। कहाँ से देने हैं? टेस्ट रैंकिंग से आप दे सकते हो, उसमें बट ओल्ड पैटर्न जैसा है। टेक्स्ट बुक ने नया वाला दिया है, ये तो सबके पास होता है। ये आप 5 लगा सकते हो फर्स्ट स्टेज में। कि आप जब मैथ और रीजनिंग का जब स्टार्ट करोगे तो उसको कैसे करना है कि फर्स्ट स्टेज में आपको लगभग 5 सेक्शनल मॉक देने हैं। टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, मैंने बता रखा है, या आप टेस्ट रैंकिंग से दे सकते हो। ये आपके चॉइस पे है पिनेकल का, पर अच्छा है। मैंने जिनसे भी सुना है इसके बारे में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सुना है, बहुत अच्छा मौका दे सकते हो। बाकी क्या है कि टेक्स्ट बुक पे 5 सेक्शनल मॉक डले हुए हैं, उसको जाओ उस 5 को लगाओ। उस 5 को लगाने के बाद क्या करना है समझो। जैसे ही आप उसको मॉक को दोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने 3 तरह की गलतियाँ की हैं। कौन कौन सी 3 तरह के मिस्टेक्स आपको उस मॉक में देखने के लिए मिलेंगे। पहला क्या होगा कि आपने कुछ क्वेश्चंस गलत किए होंगे, रॉन्ग। और रॉन्ग में भी कैटेगरी है। एक तो आपने सिली मिस्टेक कर दिया होगा, उस पर आप लिखो WS। तुक्का लगा दिया होता है ना कि 2 ऑप्शन क्लोज लग रहे थे, मैंने एक को मार दिया, या डिजिट सम लगा दिया, या यूनिट डिजिट लगा दिया, कुछ भी लगा के उसको तुक्का करके बनाया, पर वो गलत हो गया। या मैंने कॉन्सेप्ट ही कुछ और लगाया, जैसे एग्जांपल सेमी सर्कल में के नीचे कौन था, बट मैंने इसका फॉर्मूला ही गलत लिख दिया, जिसके वजह से वो मेरा गलत हो गया। तो 3 तरीके से हो सकते हैं और तीनों का कोड आप ये रखना। अब इस कोड के इंपॉर्टेंस मैं समझाऊंगा। उसके बाद क्या है कि जो क्वेश्चन आपने नहीं अटैम्प्ट किए उसको आपको 3 कैटेगरी में बांटना है। पहला, न्यू कॉन्सेप्ट था, कभी नहीं पढ़ा आपने। दूसरा कि वो जो कॉन्सेप्ट था वो आपने पढ़ा था बट भूल गए आप। तीसरा क्या है कि इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि मॉक के टाइम पे बनाना ही पॉसिबल नहीं हो। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ना 17% पे CI पे कोई अमाउंट इंटरेस्ट पे लिया है, तो 4 साल और 5 साल के बीच के CI का इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, बनने का ये बन जाएगा,
लेकिन सोच के देखो कितना टाइम लगेगा कि मॉक के टाइम पे पॉसिबल है, नहीं है, तो ये क्लोज टू इम्पॉसिबल में आएगा। आप ये समझिए इसको छोड़ना ही रहता है मॉक के टाइम पे। उसके बाद क्या है कि जो भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको उसमें यूजुअल टाइम से ज़्यादा लगा। जैसे एग्जांपल, आपने टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन बनाया, आपको लगे उसमें से लगभग 2.5 मिनट, क्योंकि आपने वो कॉन्सेप्ट भूल चुके होगे, पर उस टाइम पे याद करते करते आपको 2.5 मिनट लग गए, बट वो क्वेश्चन बन रहा है 1 मिनट में। मीन्स क्या है कि आपने इसमें 130 मिनट्स ज़्यादा दिए, जिसमें आप दूसरे क्वेश्चंस कर सकते थे या आपके माइंड का टेम्परमेंट अच्छा होता। तो इस तरह के क्वेश्चन को एनालाइज करना है और उसको प्रैक्टिस करना एज ए क्विज़ के फॉर्म में। अब देखो, जिन चैप्टर्स में आपको WC मतलब क्या कि रॉन्ग हुए कॉन्सेप्ट्स के वजह से या न्यू लगे कॉन्सेप्ट की वजह से, उसका आपको वीडियो देखना है, वीडियो लेक्चर आपको देखना है, चाहे आप पेड का देखो, चाहे आप क्या कहते हैं यूट्यूब का देखो, बट आपको उसके वीडियो लेक्चर देखने ही देखने हैं, चाहे वो 5 घंटे का और 6 घंटे का, तो अब हमारे पास टाइम हम लोग कर सकते हैं। दूसरा क्या कि अगर जिस चैप्टर्स के WT इन द सेंस मतलब क्या कि आपने तुक्का लगाया पर वो गलत हो गया, OP मतलब क्या कि हम ना उस टाइम पे भूल गए वो कॉन्सेप्ट को, तो आपको क्या करना है कि अपने जो भी पहले PDF बना रखा है, जो भी वीडियो बना रखा है, फॉर्मूला भूल रखा है, उस कॉन्सेप्ट को वहाँ से रिवाइज कर दो। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में जनरली क्या है कि आपको मॉक देना है, साथ ही जो भी न्यू टॉपिक है, एनालिटिकल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, सिचुएशनल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, उसके वीडियो PDF और क्विजेस के फॉर्म में दे देने। किसी भी जगह से लगा सकते हो, अभी आपने प्री दे रखा है और उसके बाद एडुकेटेड ने पैटर्न भी चेंज किया था, तो सबने लगभग ये कर रखा होगा। आप अपने हिसाब से उस टीचर को सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको पसंद है। बाकी मैं सोर्स के लिए वीडियो अगर होगा तो ला दूंगा, बट मैं मेंस के ड्यूरेशन में बहुत कम वीडियो लाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं सफल हो जाता हूँ तो मैं दूसरे को सफलता की राह कैसे उतने कॉन्फिडेंस से दिखा सकता हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ स्ट्रेटजी, मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब सेक्शन 1 से आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। पहला बात, अगर आपका इजी टू मॉडरेट सेट है तो 170 प्लस आपको आना चाहिए, कोई शक नहीं है, आपको 170 प्लस आना ही होगा। अगर इजी टू मॉडरेट टू हार्ड है 160 प्लस, और हार्ड शिफ्ट है तो 150 प्लस आपको लाना है। सच यही है, आपको लाना है, अगर आप नहीं लाओगे तो कोई और लाएगा, ये मन में आप ये टारगेट लेके चलो। अब आते हैं इंग्लिश और GS पे, ये तो आराम से समझते हैं। इंग्लिश में भी हमारे स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप क्या है, इंग्लिश में हम जानते हैं कि ग्रामर होता है, वोकैब होता है और कॉम्प्रिहेंशन होता है। ग्रामर को सबसे पहले करेंगे, कैसे करेंगे कि आप नोट्स वगैरह से या कोई वीडियो वगैरह से ग्रामर कर सकते हो चैप्टर वाइज। देन नेक्स्ट दिन उसे प्रैक्टिस कर सकते हो क्विजेज़ के फॉर्म में, टेस्ट रैंकिंग में मिल जाएंगे, प्रोमो को मिल जाएगा, और टेक्स्ट बुक पे आपको क्विजेज चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ऑनलाइन आप डालोगे ना इस पे गूगल पे, तो बहुत सारे चैप्टर्स के लिंक आ जाएंगे। मैंने भी बहुत बार अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया रखा है कि कहाँ से आप चैप्टर वाइज इंग्लिश की क्विजेज लगा सकते हो, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। दूसरा कि अगर आपने पहले कभी क्विजेज नहीं दिए या क्विजेज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, किसी भी टीचर के वीडियो से जाओगे, पर उसी वीडियो से करना जिस वीडियो का PDF अवेलेबल हो। मतलब क्या है कि पहले आप PDF करोगे, PDF करने के बाद आपसे जो क्वेश्चन नहीं बने, आप जाके वीडियो देखोगे कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, तब जाके इम्प्रूवमेंट होगा। डायरेक्ट वीडियो देखते हैं ना तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, पहले खुद से अटैम्प्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अमन सर का मिल जाएगा, तरुण सर का मिल जाएगा, ढूंढोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। देन जब इंग्लिश कंप्लीट हो जाए, ये ग्रामर्स के चैप्टर लगभग 12-13 चैप्टर्स हैं, 12-13 दिन लगेंगे। देन आपको इंग्लिश में आपको फुल मॉक स्टार्ट कर देना है पर डे। इंग्लिश माध्यम से लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो और पिनाकल से लगा सकते हो, कहीं से भी लगा सकते हो। साथ ही डेली के लिए आपको इंग्लिश में वोकैब करना है, पर वोकैब में 2 चीज़, जैसे मैं तो ब्लैक बुक मैं कर रहा हूँ तो मैं ब्लैक बुक सजेस्ट करूँगा। ब्लैक बुक से आपको जैसे 30 मिनट या 45 मिनट तक आपको यहाँ से वोकैब करना है, और क्विजेज़ लगाने हैं टेस्ट रैंकिंग से। मैंने बता रखा है कैसे करना है। टेस्ट रैंकिंग पे जाओगे, वहाँ पे आपको एक इंग्लिश वोकैब का सेक्शन मिलेगा। इंग्लिश वोकैब से साइनो पे जाओगे तो आपको वहाँ पे ना A to Z वोकैब करके मिलेगा, जहाँ पे A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेटिकली क्विजेज़ के फॉर्म में सारे साइनो मिलेंगे। और वो बहुत सारे एग्ज़ाम के होते हैं, जैसे आपके KVS का एग्ज़ाम हो गया, LDC का एग्ज़ाम हो गया, SSC का एग्ज़ाम हो गया, या और भी कोई स्टेट के जो 1 डे एग्ज़ाम होते हैं, वो सारे आपको क्विजेज़ में मिल जाएंगे। आप ये कर सकते हो। एक एडवाइस रहेगा मेरा कि न्यू वोकैब के चक्कर में मत पड़ना। आप जनरली क्या कर सकते हो कि अभी जो रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, आप उन एग्ज़ाम्स के वीडियो देख सकते हो, बट ऐसा नहीं कि किसी नए वोकैब के चक्कर में 10 बुक खरीद लिए हैं। आप सोच के देखो, हर एक दिन हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने ना जाने वोकैब्स बन रहे हैं, क्या वो उसको कवर करना पॉसिबल है?
नहीं है। तो जो हमारे प्रीवियस ईयर का पैटर्न चल के आ रहा है उसे ही हम कर लें तो मोर देन इनफ है, क्योंकि जो नया होगा वो सबके लिए नया होगा। और बाकी तो जो भी रिसेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके PDF से, उसके वीडियो देख लो, उसे PDF से कर लो। अब आते हैं GK GS का, जिसका मुझे स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत सोचना पड़ा और खुद पे अप्लाई करने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ। आपको GK GS को 3-4 स्टेजेस में लेके चलना होगा। पहला स्टेज क्या है कि आपको कोई भी एक बुक पकड़ना है और उसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट, और उसके क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करना है। जैसे आपने फैटमैन पकड़ा, जिसमें फैटमैन से कर रहा हूँ, कोई भी बुक से कर सकते हो, लूसेंट से कर सकते हो, मैथमिनियास कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, बट एक ही बुक रखना है, आपको बदलना नहीं है। होल ऑफ द ड्यूरेशन जितना भी ये SSC CGL मेंस का प्रिपरेशन चलेगा, आपको एक बुक रखना है, उसी बुक को फाइनल बुक बनाना है। मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैं फैटमैन से कर रहा हूँ, मैंने एक चैप्टर किया, देन उसका लिटिल बॉय से कर लिया, या मैं मैथमिनिया के PDF से कर रहा हूँ, मैंने एक चैप्टर किया और किरण से मैंने उसके PDF उसके क्वेश्चंस को लगा दिए। अब क्या होगा, जब मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, थ्योरी में कुछ लिखा हुआ है और मैंने ना क्या किया, किरण से जो मैंने बनाया या मैंने लिटिल बॉय से जो मैंने क्वेश्चंस बनाए, उसमें मुझे कोई नया कॉन्सेप्ट मिला, तो मैं उसी चैप्टर में या स्टिकी नोट लगा के लिख दूंगा, या कहीं जगह मिलेगा तो वहाँ पे ये चीज़ लिख दूंगा, ये मेंशन कर दूंगा, ताकि जब मैं फ्यूचर में इसको रिवीजन करूँ तो सिर्फ मुझे एक ही बुक को रिवाइज़ करना पड़े और मेरा सारा का सारा पढ़ा हुआ रिवाइज हो जाए। इसमें कोई कतौहल नहीं करना है कि आपने स्टार्ट किया जोश से और 10 दिन बाद छोड़ दे रहे हो, फिर रोते रहना, नए कॉन्सेप्ट ढूंढते रहना। पेड कोर्स अगर कोई GK GS में ले रहे हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अगर किसी ने पेड कोर्स मेंस के लिए GK GS के लिए लिया, जनरल स्टडीज़ के लिए लिया है, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो रेलिवेंट सोर्स है वो पढ़ो, और वीडियो देखने के लिए ना आपको वहाँ पे नंबर नहीं देने वाले। खैर, जब भी कोई भी चैप्टर लगे, मैंने बता रखा है कि कोई भी थ्योरी का चैप्टर लगे कि वहाँ पे नया कॉन्सेप्ट मिल गया तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। देखो, आप न्यू कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हो पर बुक ही चेंज नहीं करना। वो कब करना है कि जब जैसे कोई भी, जैसे फैटमैन है, फैटमैन आपने पढ़ा और आपको इसमें से 75% कंटेंट याद हो गए, तो देन आपको एक दूसरे बुक पे जाना, मैं बताऊँगा कौन सा, उसमें भी सेलेक्टिव चैप्टर्स का। जब फैटमैन और थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो आपको है ना एक क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, और उस क्राउन पब्लिकेशन की बुक से सिर्फ वही चैप्टर्स करने हैं जो फैटमैन में दिए हुए हैं। इतने से काम बन जाएगा। और साथ ही जो भी रिसेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं, हाँ एक सेकेंड, इसको सॉरी मैं भूल गया, थर्ड स्टेज में क्या करना है। जैसे हमें, मेरा यहाँ ना पॉलिटी कंप्लीट हो गया, पॉलिटी मेरा फैटमैन से कंप्लीट हो गया और लिटिल बॉय से मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो गया। तो मैं पता है क्या करूँगा, मैं जाऊँगा रिसेंट एग्ज़ाम जो हुए हैं, जैसे स्टेनो, सिलेक्शन फेज या CGL, उसके वीडियोज़ यूट्यूब से उठाऊँगा और एक पेज पे देखूँगा कि मेरे कितने क्वेश्चंस इसमें से सही बन रहे हैं। इससे मेरा पता चल जाएगा कि मैंने जो ये पॉलिटी पढ़ा है वो कितना रेलिवेंट है अभी के टाइम पे। और जो चीज़, अब जो टॉपिक, जैसे ये जो मेरा गलत हुआ, मान के चलो ये फंडामेंटल राइट्स का कोई ऐसा टॉपिक है जो फैटमैन में नहीं गिवन है, तो मैं जाऊँगा या तो यूट्यूब पे ढूंढ लूँगा इससे रिलेटेड, या ChatGPT के पास जाऊँगा या गूगल कर लूँगा और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने जो फैटमैन फाइनल बुक मुझे बनाना है उस पर स्टिकी नोट लगा के लिख दूँगा। तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब मुझे रिवीजन करना है तो खाली फैटमैन करूँगा और मेरा सारा का सारा हो जाएगा। और ये वाला मैं डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप देख लेना इसमें क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। लास्ट मंथ में जनरली हमें क्या करना है कि जो भी हमने पढ़ा और फैटमैन में ऐड किया, मैं बार बार फैटमैन बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ, मैंने वो बुक पढ़ा है, कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए, SSC रिलेवेंट PDF चाहिए थी तो मैंने ये किया। तो अगर मैं इसमें मैंने जो भी लिखा है लास्ट में मैं बस इसे ही पढ़ूँगा। मैं दोबारा जाके लिटिल बॉय या और भी सब जो भी मैंने बुक पढ़े या जो मैंने वीडियो देखे उसको मैं जाके नहीं पढ़ने वाला हूँ। ये मेरा एक तरीके से मेरा पर्सनल नोट्स बन जाएगा। और अगर आप इतना कर लेते हो तो मेरा विश्वास करो, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, अगर आएगा तो वो किसी से नहीं बनेगा, इसकी मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। बाकी ये क्राउन पब्लिकेशन की बुक के बारे में मैंने बता ही दिया है कि लास्ट में जब ये सब चीज़ कंप्लीट हो जाए तो आपको क्राउन पब्लिकेशन की बुक से करना है। आप यूट्यूब पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा, PDF वगैरह भी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। मॉक और एनालिसिस, इसमें क्या है कि आपको 4 मॉक लेने हैं, खैर 4 नहीं 3 मॉक लेने कोई भी।
जैसे टेक्स्ट बुक तो सबके पास होता है, आप आरबीई को कंसीडर कर सकते हो, ऑलिव बोर्ड को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ऑलिव बोर्ड आरबीई में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे, खासकर ऑलिव बोर्ड में 70-75 मॉक्स रहते हैं, और हमारा तो लगभग 4 महीने 3 महीने का प्रिपरेशन का दौर चलेगा, तो मॉक की ज़रूरत तो पड़ेगी। ये कर सकते हो, लाइव में प्रो मॉक दे सकते हो और आरबीई दे सकते हो। इसे पेड नहीं लेना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बाकी सिलेक्शन जो सेक्शनल बेस है, आप उसमें पिनैकल को कर सकते हो, उसमें मैंने बता ही रखा है, ये करोगे तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ बेनिफिट मिलना होगा, मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जितना भी मुझे इस स्ट्रेटजी को लेके जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैंने एक एक बात बता दी है, इससे अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। बस आप इसको कितना फॉलो कर पाते हो ये डिपेंड करता है आप पे। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो मैं आंसर की आने के बाद करूँगा, और उसमें मैं बताऊँगा किस तरीके से मेंस के मॉक को एनालाइज़ किया जाएगा, और उसको इस तरीके से एनालाइज़ करें ताकि हमारा स्कोर इन्हेंस कर सके। और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैंने खुद पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। मैं जो मेंस के मॉक देता हूँ उसको मैं उसी बिहाफ पे एनालाइज़ कर रहा हूँ, जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। पहले खुद पे करता हूँ, वो एक्सपेरिमेंट सही होता है तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी आप इस वीडियो के लिए आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मन हो तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।